और अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। ऐसी खबर है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 8 और 9 अगस्त को चर्चा होगी। 9 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जवाब देंगे। उस दिन एनडीए और इंडिया अलायंस का पावर गेम दिखेगा। लेकिन इस वक्त की हमारी ये बहस पावर गेम पर है। ऐसे वक्त में जब पूरा INDIA अलायंस लामबंद हो रहा है, शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करके विपक्षी बेचैनी बढ़ा दी है। शरद पवार मोदी से न सिर्फ दिल से मिले बल्कि उन्होंने मोदी की तारीफ भी की। पवार और मोदी दोनों खुश थे। पुराना डायलॉग है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और इसमें भी राजनीति शरद पवार की हो तो सब कुछ संभव है। इस आत्मीय मिलन ने विपक्षी गठबंधन में दुखदुखी पैदा कर दी कि पवार साहब सचमुच पलट तो नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेने पुणे पहुंचे तो शिवसेना और कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी की हुई थी। नोट करें कि इनमें शरद पवार की एनसीपी नहीं थी। खैर, मोदी सम्मान लेने मंच पर पहुंचे। शरद पवार भी मंच पर मौजूद थे। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने मोदी का स्वागत किया। इसके बाद भाषण में मोदी की तारीफ की। कहा कि मोदी के दौर में देश का मान बढ़ा है। शिवाजी का भी जिक्र किया। शिवसेनेचं काम आहे का वेगळ्या दिशेला त्यांनी राज्य उभं केलं, पण ते भोसल्यांचं राज्य नव्हतं। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आता होते, पण लाल महालामध्ये शाहिस्तेखांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर पवार के भाषण के मतलब निकाले जाने लगे। क्या साम्राज्य छीने जाने की बात कहकर उन्होंने मोदी पर कोई तंज किया या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करके उन्होंने मोदी को दूसरा शिवाजी बताया? और ये भी कि क्या दोनों ही सूरत में उन्होंने मोदी की शिवाजी से तुलना नहीं की? टाइमिंग देखिए, मोदी ताली बजा रहे थे। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। माने न माने, लेकिन पवार और मोदी की एक केमिस्ट्री से इंडिया अलायंस को आज अपना मैथमेटिक्स गड़बड़ाता दिखा। शिवसेना ने तो अपना दर्द छिपाया ही नहीं, सीधे सामना में संपादकीय लिखकर उड़ेल दिया। उसमें लिखा कि पवार साहब संसद में विपक्षी एकजुटता दिखाने की बजाय मोदी को सम्मानित करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। आज हमने सामना में इस पूरे विषय पर हमने खुलकर बात रखी। क्या शरद पवार साहब ने ऐसे कार्यक्रम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? इंडिया अलायंस की बेचैनी को और बढ़ाने का काम खुद एनडीए नेताओं ने किया। आगे आगे देखो होता है क्या। पवार साहब आज मंच पे थे, आगे कहाँ रहेंगे सभी जनता देखी। शरद पवार की ओर से कहा गया कि इस पुरस्कार के लिए उन्होंने ही प्रधानमंत्री को 3 महीने पहले निमंत्रण भेजा था। आखिर प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है, लेकिन पवार को जानने वाले कह रहे हैं कि कुछ तो है जो भीतर भीतर पक रहा है। पवार के साथ मंच पर मोदी नहीं, उनका बिछड़ा परिवार भी था जो अब सत्ता में है। अजीत पवार से मीडिया ने खूब पूछा, लेकिन वो मुस्कुराकर और सस्पेंस बढ़ा गए। पवार की राजनीति, इसकी क्या कहने, इसी पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। अतुल लोंडे पाटिल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। AK वाजपेयी साहब LJP रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ महबूब शेख जुड़े हुए हैं, NCP के नेता हैं, शरद पवार पक्ष के महबूब शेख जी। लेकिन शुरुआत में अतुल लोंडे पाटिल जी से करूंगा। अतुल जी, कैसी लगी तस्वीर? आपके मुंबई से ज्यादा दूर तो है नहीं पुणे, तो आज सही लगा ना पवार साहब? अच्छा, पवार साहब अगर इतने जल्दी समझ में आए तो फिर इन्हें पवार साहब कैसे कहोगे दीपक जी? पवार साहब के मतलब आप भी समझने की कोशिश कर ही रहे हैं अतुल भाई, आप भी समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। नहीं, मैं तो अच्छे से समझता हूं। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। उनका पहला स्टेटमेंट था कि लोकमान्य तिलक जी का सबसे बड़ा योगदान पत्रकार करके था। 25 साल की उम्र में उन्हें केसरी और मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में शुरुआत किया था। और पत्रकारों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने शाइस्ते खान की थी वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र पे अगर दिल्ली से कोई हमला होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक महाराष्ट्र वाले करते हैं, ये उसका अर्थ है, ये समझना पड़ेगा। और उन्होंने कहा 2 ही युग हुए। अरे आप कह रहे हैं शरद पवार को आप समझ नहीं पा रहे और मुझे उन्होंने क्या कहा ये समझा रहे हैं। गजब बात है अतुल भाई।
मैंने कहा अच्छों को समझ में नहीं आता, इतने जल्दी समझ में आ पर जाए। आपको समझ आ गया, तो आपने पवार साहब इंटरप्रिटेशन कैसे? बता दिया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहा। नहीं, मैंने मेरा इंटरप्रिटेशन कर ये दिया है। बोलिए अभी फिर। देखो आने वाले शरद दिनों में पवार ये किसका कह रही है, मत निकलता बोलिए। आपका निकलता है हमारा। और तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा, ये पुरस्कार सुनिए आप, ये पुरस्कार इंदिरा गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे उन्होंने नाम मेंशन किए। तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिया कि लोकमान्य तिलक, इंदिरा जी हो या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो, इस देश में एक सामूहिक भाईचारा, धर्म के आधार पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। और वो पुरस्कार आपको मिला है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये आपको समझना पड़ेगा दीपक जी। सबको ऐसा लड्डू फूट रहे, देखना कहीं मिर्ची ना आ गई हो प्लेट में लड्डू की जगह। चलेगा पता धीरे धीरे, ज्यादा देर नहीं है। घोड़ा मैदान हमारे यहाँ कहते हैं, आपको भी पूरा रिसर्च कराना पड़ेगा इस भाषण का मतलब निकालने के लिए। अतुल भाई, पूरा रिसर्च कराना पड़ेगा। अरे भैया, दुनिया को जब मोदी जी ताली बजा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं रहा था उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा, तो मैं तो बहुत छोटा नन्ना सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। सही बोल रहे हैं आप। मोदी जी पे सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, मोदी जी ताली बजा रहे थे, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं दीपक जी। मोदी जी तो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, सेकंड टर्म के प्रधानमंत्री है। नहीं, बात ठीक कही आपने। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या खेल है, मुझे समझाइए ना थोड़ा। आप भी मुंबई से आते हैं, पवार साहब पर आप मेरे ख्याल से नहीं तो 3.5-4 दशक से तो लिख ही रहे होंगे। कोई गाना ना, कैसी पहली है कैसी पहली जिंदगानी, ये पवार साहब के लिए आता है। नहीं, शरद पवार साहब अपने आप में पहली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनके संपादकत्व में मुझे लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहने का सौभाग्य रहा है, ऐसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार कहें कि मैं दक्षिण जा रहा हूं, समझना कि वो उत्तर जाने वाले हैं। पूरब या पश्चिम जा सकते हैं लेकिन दक्षिण नहीं जाएंगे। तो अब शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं पिछले लंबे समय से, उसका क्या अर्थ है, ये बाला साहब के सूत्र से उसका आप लगा सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप राजनीति के जूते उतार कर नहीं आएंगे? क्या आप राजनीति को अस्पृश्यता का खेल बना देंगे? श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीति में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का कार्य किया है, वह निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के इस राजनीतिक अस्पृश्यता को बढ़ाने वाले खेल को उनकी अपनी पार्टी के बहुत पुराने नेता, जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुशील कुमार शिंदे भी नहीं स्वीकार रहे हैं। अगर शरद पवार जी के उस कार्यक्रम में उपस्थिति पर अगर किसी प्रकार का लोग जो है छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, तो वही लेंस वो सुशील कुमार शिंदे जी पे क्यों नहीं लगा रहे? और अगर सुशील कुमार शिंदे उस लेंस से बाहर हैं, तो शरद पवार जी को उस लेंस में क्यों रहना चाहिए? ये प्रश्न स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति का जो खेल है, उसको जिन्होंने नीचे गिराने का प्रयास किया है, वो लोग पिछले लंबे समय से, जिस दिन लोकमान्य तिलक पुरस्कार की घोषणा और उसमें आदरणीय शरद पवार की उपस्थिति का ऐलान हुआ, उसके बाद से लगातार एक पार्टी और उस पार्टी के जो घटक दल और पिछलग्गू दल हैं, वो जिस तरह से बेचैन हुए, राजनीति में ऐसी बेचैनी देखी नहीं गई। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, और आप तो दीपक जी इतने पुराने पत्रकार हैं, आदरणीय अटल जी को वो गुरु कहते थे, आदरणीय गुरु जिनको गुरु घंटाल कह देते थे। दोनों के बीच वैचारिक मतभिन्नता बहुत जबरदस्त थी। आदरणीय जगन्नाथ राव जोशी जी ने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कह दिया था। राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जगन्नाथ राव जोशी जी को यह कहने में कोई संकोच नहीं था। लेकिन आज ये स्थिति है कि भारत का अगर कहीं हित भी होता रहे, तो श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र श्रीमान राहुल गांधी, अगर कोई हित होता है और उसमें अगर किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिलता हो, तो वो हित जो है अहित में परिवर्तित हो जाए, लेकिन श्रेय न मिलने पाए, इतनी निकृष्ट दर्जे की राजनीति इस देश में प्रारंभ हो गई है।
यह अत्यंत ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। कांग्रेस को इस पर आत्मावलोकन करने मुझे की जवाब देना आवश्यकता है। मैं अतुल जी, मैं आऊंगा जरा। किशोर तिवारी जी और महबूब शेख भी हैं, एक एक वर्जन उनका भी ले लो। लेकिन मुझे एक बस- एक प्रेम 10 शुक्ला सेकंड जी, का- ये भी एक- सोचना 10 चाहिए सेकंड आपको कि जिस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले नेचुरली करप्ट पार्टी स्टेज से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, आज उसी नेचुरली करप्ट पार्टी के जनक के साथ वो मंच साझा कर रहे थे। ये भी विरोधाभास नहीं है? नहीं, कांग्रेस के बारे में अटल जी ने कभी अच्छा इरादा नहीं बताया। अटल जी ने कभी कांग्रेस की प्रशंसा की हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरसिंह राव के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, किसी के साथ उनको मंच साझा करने में आपत्ति नहीं थी। हम एक दूसरे के राजनीतिक जो कार्य हैं उस पर विरोध करने का हमको अधिकार है ना, हर किसी मुझे को। जवाब देना ठीक है। है, ठीक है। शिवसेना आप बिल्कुल प्रमुख अतुल जी, आप जवाब दे लीजिए। बाळासाहेब अतुल जी, ठाकरे जो है शरद पवार को मैद्याचा पोत्या कहते थे, लेकिन पारिवारिक संबंध थे दोनों के। ठीक है अतुल जी, मेरा एक सवाल है। आज पवार साहब ने गिनाया, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो किसको मिला, आपने नाम भी बताना। मेरे ख्याल से खान अब्दुल गफ्फार खान लोकमान्य पुरस्कार शुरू हुआ तब तक शायद नहीं थे, मिला है उनको पुरस्कार अतुल जी? नहीं, हाँ, पुरस्कार मिला है उनको। एक देखिए दीपक जी, एक बात देखिए, और एक बहुत अहम बात रखी, फिर मैं सोनिया जी के बारे में इन्होंने जो टिप्पणी की उसका भी जवाब नहीं, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए सर, मैं आपसे करेक्शन मांग रहा था। पवार साहब, देखिए पवार साहब के बात का आपने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, मेरा भी एक इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह को पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा इंदिरा जी को पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा अटल जी को मिला, अब मोदी जी को मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या संदेश है कि राहुल जी और सोनिया जी को नहीं मिला है पुरस्कार? ये भी संदेश है? नहीं, ऐसा है कि एक विचारधारा से संबंधित वो भाषण था। उन्होंने क्या कहा, काफी सारे राज हुए और उनके नाम से पहचाने गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज, ये रयत का राज, हिंदवी राज जो है वो पहचाना गया, क्योंकि उसमें सब लोगों को समानता से साथ था। और रयत का राज यानी आम जनता का राज था वो, उसमें जात पात धर्म नाम व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं था। ये उन्होंने बताया है। अब इन्होंने जो बात कही मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ है। विद्वेष की राजनीति और सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ने की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। अगर कोई राष्ट्रीय आपत्ति होती है या राष्ट्र किसी समस्या से जूझता है तो सर्वदलीय बैठक होती है, जो बड़े पक्ष के नेता होते हैं उनके साथ चर्चा होती है, स्टेटमेंट निकलता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बारी की और चाइना को क्लीन चिट दे दी। अब मैं आपको 1971 की बात बताऊंगा। 1971 में दुनिया में प्रेशर क्रिएट करना था और हम इकट्ठे हैं ये बताना था। आज मणिपुर में नहीं बता रहे थे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला करार बन रहा था, नीचे मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे और देश की एकता जो है, प्रधानमंत्री अंदर निगोशिएट हो रहा था, बाहर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे थे। तो ये संस्कृति को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा और अस्पृश्यता का काम अगर किसी ने किया होगा राजनीति में, वो मोदी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब राजीव जी की देहांत हुआ, देहांत यानी क्या, खूनी हुआ, उनका असैसिनेशन था वो, उसमें उन्होंने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें घुटने का काफी दर्द है और काफी तकलीफ है और वो अमेरिका में ऑपरेशन हो सकता है, तो उन्हें डेलीगेशन का प्रमुख करके भेजा और उनका ऑपरेशन वहां कराया। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो जब कश्मीर का मुद्दा जो आया था जनरल असेंबली में, तो उसके हेड जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बताइए, इस साझा राजनीति को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इस देश में राजनीतिक प्रोटोकॉल और राजनीतिक एकता का, सुरक्षा का जो संबंध है विपक्ष के साथ, पक्ष का, सत्ता पक्ष का, वो तोड़ने का काम किसी ने किया होगा तो अटल इन्होंने किया है। एक बात बताइए, मोदी जी ने शरद पवार जी गए, अच्छा हुआ बुरा हुआ? आपको जाना चाहिए था शरद पवार जी। आज का जो वातावरण देखिए, हमारी जाना चाहिए था, हाँ या ना बता दीजिए। इसमें राजनीतिक वातावरण के जोड़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स ने ना 1 + 1 2 हो जाएगा दीपक जी। 5 सेकंड दे दीजिए, मैं बता देता हूं। अरे अतुल भाई, आप ही का इंतजार कर रहा हूं कि बोलिए। जिस नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने जो वायदे किए थे, वायदे पूरे करने के बजाय उन्होंने इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का काम किया, उन्होंने इस देश का संविधान खत्म करने का काम किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, उस लोकमान्य तिलक का जिन्होंने लखनऊ करार किया था, तब गांधी जी भी नहीं थे, तब नेहरू जी भी नहीं थे, तब कौन था? एनी बेसेंट थी, लोकमान्य तिलक जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग की तरफ से और कांग्रेस की तरफ की, दोनों की तरफ से। और तब लोकमान्य तिलक ने कहा था इस देश का अगर स्वाधीनता संग्राम बराबर करना होगा तो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर जाना होगा। यह बताया है शरद पवार जी ने। अगर उनकी बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ोगे उनके भाषण का,
तो ये सारी चीज बताइए, तो इसीलिए उन्होंने नहीं जाना चाहिए था, ये हमारा कहना था। लेकिन अगर वो गए हैं तो उनका निर्णय है, ये हमारी भूमिका नहीं जाना चाहिए था, निर्णय हो समझ गया। गया। महबूब शेख साहब नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए शरद पवार जी? ऐसा है दीपक जी कि शरद पवार साहब का ये प्रोग्राम पहले से ही तय था। जिस दिन 2 तारीख को शपथ विधि हुआ और पवार साहब पुणे में थे शाम में, तो हम कुछ लोग साहब के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि 3-4 हफ्ते पहले ये संस्था के लोग मेरे पास आए और मैंने ही 1 अगस्त को पीएम को रिक्वेस्ट की कि इनका प्रोग्राम है और आप पुरस्कार लेने के लिए आइए। तो एक संस्था का प्रोग्राम था। इससे पहले भी माननीय पंतप्रधान जी हो, अर्थ मंत्री जेटली जी हो, ये कई बार बारामती में भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और कल आज मोदी साहब के साथ पवार साहब थे, इसकी चर्चा हुई, मगर कल उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहब थोरात और पवार साहब ये एक किताब के प्रकाशन में कल थे। और कल वहां पर पवार साहब ने कहा कि मैं, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोरात, हम तीनों महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। तो कल ही पवार साहब ने उनकी अगली लाइन क्या है इस पर बात कल ही रखी, कल उसकी न्यूज भी हुई। अगर किसी संस्था के प्रोग्राम जो पहले से ही तय था उस प्रोग्राम में पवार साहब नहीं जाते, तो मुझे लगता है ये पवार साहब जो इतने साल की राजनीतिक जो काम कर रहे हैं और उनका जो वो द्वेष की राजनीति कभी पवार साहब करते नहीं। सामाजिक संस्था के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर उन्होंने किसी को बुलाया है, उनकी पार्टी तोड़ दी। बीजेपी प्रधानमंत्री और अमित शाह पर ही आरोप है ना कि आपने अजीत पवार को तोड़ दिया। जिसने पार्टी तोड़ दी, परिवार में दिक्कत करवा दी, उसी का सम्मान दे रहे। सर ये कौन सी राजनीति है, मुझे नहीं समझ आया महबूब भाई। सम्मान पवार साहब ने नहीं दिया, सम्मान संस्था ने दिया। और लेकिन पवार साहब वहां के साक्षी तो बने ना। उसी संस्था ने पवार साहब को भी बुलाया था, सुशील कुमार शिंदे साहब को भी बुलाया था, और वो संस्था का प्रोग्राम था। वो हाँ ठीक है। अब मैं उसके बाद ये सीधा सवाल अब अतुल जी से पूछता हूँ। अतुल जी चलिए, शरद पवार साहब तो चले गए, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है। ये सुशील कुमार शिंदे क्यों गए आपकी पार्टी वाले? क्या वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से मर्यादाओं को तार तार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो आप दावा कर रहे हैं? तो सुशील शिंदे क्यों गए? इसमें कोई दोहराई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम की बात कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य संबंध को धक्का पहुंचाया है, संविधान को धक्का पहुंचाया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी सुशील कुमार शिंदे जी उस तिलक ट्रस्ट के कई सालों से ट्रस्टी है। हम भी चाहते थे, उन्होंने भी नहीं जाना चाहिए था, वो ट्रस्टी थे, वो गए, सामाजिक प्रोग्राम था। शरद पवार ने तो माना नहीं, आपके नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी नहीं माना। ये भी गजब है। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति मेरे को कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो भाई कहीं ऐसा ना सुशील कुमार शिंदे भी अजीत पवार के बगल में बैठे दिखाई दिए, ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। और बार बार ये चर्चा महाराष्ट्र अगर समझा, दिल्ली के दूरबीन आने को तैयार बैठा है बीजेपी में। किशोर तिवारी जी को नाम पता होगा। किशोर भाई कौन है? वो पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज। अतुल भाई भी हंस रहे हैं। यार हंसते रहना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दीपक भाई, हाँ, और मैं जब हंसता हूं तो प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ये पता है। तैयार बैठा है। दीपक भाई बात करूं? हाँ बोलिए ना। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी की खुशी वो छुपा नहीं पा रहे, लेकिन इतनी खुशी की बात नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने एक अच्छी बात बोली कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दलगत राजनीति नहीं लाना चाहिए। लेकिन दीपक चौरसिया जी, तुम्हारी ये बात बड़ी सीरियस है कि जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में खेली जा रही है, ऐसे वक्त शरद पवार जी हो या सुशील कुमार शिंदे हो, उन्होंने मंच साझा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाता है। और अभी 24 के लिए जो इंडिया अलायंस की तलवार है उसकी धार कम होती है। तो शरद पवार जी ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि, और इस पर तो बहस हुई। ठीक है, महबूब खान जवाब देना चाहते हैं। महबूब खान साहब जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी, मतलब ये पवार साहब की गुगली, पवार साहब इतने सारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में रहे, ये जो गुगली है समझ नहीं आ रही है लोगों को। महबूब भाई बताइए। शरद पवार साहब की भूमिका काफी स्पष्ट है। शरद पवार साहब बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, और कल ही उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहब थोरात और शरद पवार साहब एक मंच पर थे, और वहीं पर पवार साहब ने कहा कि हम तीनों महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं और लाने वाले हैं। मुझे लगता है कि सार्वजनिक
किसी संस्था का प्रोग्राम हो उसे राजनीति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। राजनीति से अगर सार्वजनिक प्रोग्राम को हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है जब हम महाविकास आघाड़ी के ही जो दल है, जो साथ में हमें काम करना है, वही दल अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो लोगों में संशय और बढ़ेगा। 5 जुलाई को जब यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में ये शपथ विधि होने के बाद शरद पवार साहब ने मीटिंग की, उसी मीटिंग में शरद पवार साहब ने कहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत देना हो या हम देंगे, और सभी युवाओं ने पुरोगामी विचार जीवित रखने के लिए लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये दौर कठिन है और इसमें युवाओं का साथ हमें जरूरी लगता है और हमें पुरोगामी विचार बचाना है। ये जाहिर मन से पवार साहब ने 5 जुलाई को कहा है। अगर आप किसी को लगता है, अरे 5 जुलाई तो पीछे रह गई मेरे भाई, आज 1 अगस्त है। 5 जुलाई तो पीछे रह गई, आज 1 अगस्त है, जहाँ क्या बोलते खड़े हैं और शरद पवार दे देगा। वो कहते हैं ना, सामना में लेख लिखा है, आश्चर्य तो शरद पवार हैं। कुछ भी दिन पहले जिनकी पार्टी तोड़ी गई, आज शरद पवार उन्हीं मोदी की आओ भगत करेंगे। बताइए महबूब साहब। ऐसा है कि पार्टी हमारी तोड़ी, पार्टी शिवसेना की तोड़ी, इसका मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम में जो कार्यक्रम पहले से तय है उसमें अगर नहीं जाते तो वो गलत है। अगर उसके बाद मोदी साहब ने पूना में 3 प्रोग्राम किए, क्या उसमें से किसी प्रोग्राम में शरद पवार साहब शामिल हुए? अगर वो शामिल होते थे, ऐसा 5 जुलाई के बाद कभी शरद पवार साहब ने कहा कि किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊँ। किशोर जी कभी 5 जुलाई के बाद 1 मिनट, महबूब शेख जी जो बात कर रहे, हाँ वही बात शरद पवार जी ने करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बताता हूं कि जो लोग अभी भाजपा के बहुत खिलाफ है और पार्टियां तोड़ने के बाद जो मोदी जी के खिलाफ आक्रोश है, उसमें प्रशंसकों को ये सब नागवार गुजरता है और ये गुजरा है। और सुशील कुमार शिंदे को तो कांग्रेस ने पूछना ही चाहिए, ये बात मैं स्पष्ट कहूंगा। और मेरी पार्टी ने तो, मेरे पार्टी के मुखपत्र ने तो सवाल पहले ही दागे थे, और हम इस बात से बड़े हमारी साफगोशी से कहते हैं कि 24 के चुनाव तक प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो मोदी जी के सम्मान में कोई भी कसीदे कहने से बाद में उन पर टीका करना कमजोर पड़ता है। ऐसा नहीं होगा ना, तो ओवरऑल तो मैसेज गलत ही गया। अब मैं तो, अतुल ने स्पष्ट नहीं बोला, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से आप मंच साझा करेंगे, मोदी जी के पीठ पर ये हाथ फिराएंगे और मोदी जी फिर अजीत पवार के पीठ पर फिराएंगे, और उस पर ही तो हमारे मराठी मीडिया। दिखाइए शॉट, बड़े शानदार है, दिखाइए प्लीज शॉट दिखाइए। किशोर तिवारी जी ने क्या पकड़ा है आज, बड़ी दूर की पकड़ के लाए किशोर तिवारी जी। पहले शरद पवार जी ने मोदी जी पे हाथ फिराया सम्मान में, फिर मोदी जी ने जो अजीत पवार पे हाथ फिराया और हंसे भी। अब क्या बताए, बड़ा दिल दुख रहा होगा तिवारी जी आज आपका। नहीं, मुझे अजीत पवार जी पे विश्वास है। अजीत पवार ही वापस आ जाएंगे एनसीपी में, क्या विश्वास है? एनसीपी में वापस आ जाएंगे? नहीं, इंडिया अलायंस को वही दिशा देंगे, लेकिन अजीत पवार उनके प्रेम में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जब 75th बर्थडे था तो मोदी जी ने आके बोला कि मेरे को उंगली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया, तो अब वो उसको उन्होंने वापस कर दिया। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र का वो दौरा करने वाले हैं, और उनके भतीजे जो राहुल अपने रोहित पवार है, उनको भी हमारे साथ दे दिया है। तो मुझे अजीत पवार के एंटी बीजेपी स्टैंड पर कोई भी तीखापन या कोई भी शक नहीं है। जवान कैसी फिसलती है सर, आप भी शरद पवार को अजीत पवार बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे इस अलायंस में शामिल हो जाए बीजेपी वाले में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, अरे मालूम पड़ा एक नाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे सब एक, बीजेपी भी एक, वापस बीजेपी में ऐसा ही चुनाव लड़ ले। नहीं, देखो जनता नहीं रहेगी आज, जनता एनडीए के साथ नहीं है कि 10 साल का कुशासन उनको पराजित करने के लिए सक्षम है। जो लोग डरपोक है आज, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो अपनी कचड़ी बचाने मतलब अजीत पवार भ्रष्टाचारी और डरपोक है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अजीत पवार तो किसके लिए कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है? नहीं है, किसके लिए कह रहे हैं? किशोर जी है, अरे अपॉर्चुनिस्ट भी है, और उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा तो उनको उनके बारामती में मिलेगी। अरुण वाजपेयी जी, मेरा सीधा सवाल, कुछ समझ पाए आप?
आप बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। इतना देर थोड़ी लगेगी समझ में। तिवारी जी ने जो बातें कही हैं वो इन्होंने बिल्कुल हकीकत बातें कही हैं। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं, राजनीतिक संबंध भी होते हैं, और शरद पवार जी का इतिहास सबको मालूम है। देखिए ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था कि प्रोटोकॉल बहुत जरूरी था, जाना ही पड़ेगा। जब उनके अलायंस पार्टनर अगर मना कर रहे हैं तब भी वो जा रहे हैं, तो इसका संदेश तो बड़ा साफ है। और दूसरा, पवार साहब ने एक बार नहीं कई बार इसको प्रदर्शित भी किया है। और मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उनसे भी प्रभावित होते हैं, उनके काम से भी प्रभावित होते हैं, राजनीतिक मजबूरियां जो हों। लेकिन जब मोदी जी का सवाल आता है तो वो राजनीति बदल भी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बदली भी गई है महाराष्ट्र में, कई बार इधर गए हैं लोग, कई बार उधर आए हैं। और एक बात सुनाइए, ये जो अलायंस का धर्म है, ये नीतीश कुमार ने क्या कहा था मांझी जी के बारे में कि भाई आपको यहाँ रहना तो यहाँ रहो, नहीं तो जाइए वापस। और क्योंकि अगर आप आओगे और दिल वहाँ होगा तो बातें लीक करोगे। तो मतलब वो खुद ही बयान अपने आप ही सारी चीज़ आ रहे। और राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये टाइमिंग का भी सवाल है। एक तरफ तो आप ताल ठोक रहे हो मोदी के खिलाफ, एक तरफ तो आप गठबंधन जबरदस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो मेन नेता हैं गठबंधन के, अगर वो इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे तो उससे ये साबित होता है कि उनका कहीं ना कहीं दिल मोदी जी से जुड़ा हुआ है, नंबर 1। और ये बात भी तय है, कुछ लोग हमारे लिव इन रिलेशन में उस ग्रुप में, और कुछ हमको सुबह और शाम लव यू बोलते हैं। तो ये तो वक्त आएगा, जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे इस गठबंधन के लोग हमारे गठबंधन में आएंगे, ये आप इस बात को समझ लीजिए। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो भी सदियों से राजनीति कर रहे हैं, उनको भी पूरा तजुर्बा है कि पतवार कहाँ जा रही है, जनता क्या चाह रही है, और जनता ये चाह रही है कि मोदी जी 24 में भी आए। तो अगर वो राजनीतिक सर्वाइवल चाहेंगे और राजनीति को समझते हैं तो बाकायदा उनको उस गठबंधन को तिलांजी देके इस गठबंधन में आने पड़ेगा। और इसमें शरद पवार खाली अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो द्वंद्व में फंसे हुए हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देखिए प्रदर्शित भी। अरविंद जी देखिए, मैंने क्यों कहा था बीजेपी वाली बात कि पता नहीं किशोर तिवारी जी, एनसीपी, बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल भाई सुनिएगा, सामना में क्या लिखा है मोदी जी की बात करते हुए कि मोदी ने जनता में देशभक्ति की भावना जगाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास शुरू किए, इसीलिए उन्हें तिलक पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कौन लिख रहा है सामना? अब किशोर तिवारी जी बताइए जरा इसके बारे में, ये क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी? आपके हिसाब से तो मोदी ने बर्बाद कर दिया देश को, अडानी अंबानी को बेच दिया, बेरोजगारी ला दी, देश बेच दिया, सबको बेच दिया। ये लाइन क्यों लिखी है सामना में? अरे भाई वो भी तंज कैसा हुआ है चौरसिया जी, एक लाइन पढ़ते हो, अरे ये पहले ही हमने लिख दिया कि इनको देना नहीं चाहिए था, और जिस वजह से दिया तो ये क्यों लिखा भाई, ये क्यों लिख रहे हैं? मतलब आपने भी एक छोटा सा सुराग जो है बिल खोज कर रखा हुआ है कि घुसना पड़े तो मैं यहाँ भी घुस जाऊं। अरे नहीं, मैं तो वाजपेयी जी की बात सुन रहा था, लगता है वाजपेयी जी भी एनडीए से नाराजगी चल रहे, आ जाएंगे लौट के। मुझे एक बताना है तुमको, एक बात मुझे बताना है कि मैंने साफ बात की कि सार्वजनिक कार्यक्रम में सार्वजनिक रिश्ते रख के जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब प्रजातंत्र इस प्रकार से चलता हो और पार्टियां ही तोड़ी जा रही है, और तो फिर वहां जाके मैसेज जनता में बहुत गलत जाता है। और वैसा ही देखो ना, उन्होंने भतीजा जाने के बाद कोई कोर्ट का दामन नहीं थामा, फिर भतीजा जाके पैर पड़ लेता है, फिर मिनिस्टर जाके पैर पड़ लेते हैं। तो ना भतीजा क्रिटिसाइज करता है, ना कहीं पे एनसीपी शरद पवार वाली उनके खिलाफ खोखेबाजी करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है कि लोगों में महाराष्ट्र के अंदर लोगों को नागवार गुजर रही है। लेकिन मैं इतना छोटा कार्यकर्ता हूं कि शरद पवार जी हो या सुशील कुमार शिंदे हो, इनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जनता में और लोगों में जो बात चली वो मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूं। और मुझे तो लगता है जो लोग मोदी जी के पास डर के मारे चले जाएंगे तो वो लोग वियोग में डूबे रहेंगे 24 के चुनाव के बाद। और प्रेम शुक्ला जी इतना भी खुश मत हो कि लोगों को सभी पसंद आ रहा है ऐसा सोचकर। आप इतने बड़े बड़े उदाहरण दे रहे थे, वो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोदी जी के वक्त ये सब नहीं चलता ना।
मोदी जी वो वाली बात नहीं रही जो अटल जी से कंपेयर कर रहे थे, जगन्नाथराव जोशी जी से कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ वो समय चला गया, अब वो आदर्श कहाँ है? लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं घर में, उनका वियोग देखो ना जाकर। कितने लोग, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी सर, बैठे। बहुत सारी पीआर एजेंसी है जो क्या करती है पता है आपको किशोर तिवारी जी? किस लिए पार्टी छोड़ी जाए और किस लिए पार्टी तोड़ी जाए, इसके कारण के प्रेस रिलीज लिखती हैं। अभी मैं नहीं, वो पीएचडी के भी सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब बिल तो आपने भी छोड़ के रखा हुआ है ना, मोदी जी की थोड़ी तारीफ तो आपने भी कर दी, थोड़ी सी, इतनी सी। नहीं, जिस प्रकार के आदर्श और जिस प्रकार के लोग उन्होंने जमा कर लिए, तो प्रेम शुक्ला जी भी अलग ही घरे रह गए ना। जो नेचुरली करप्ट लोग थे वो उनके पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी को चलाने वाले लोग बन गए। प्रेम शुक्ला जी का मैं व्यवस्था समझता हूँ कि अब तो वहां पर पूरे शिंदे जो पिछले वसूली सरकार कहते थे बार बार चिल्ला चिल्ला के, उसके ही 80% लोग वहां पे स्टीयरिंग कमेटी पे है, और अजीत पवार तो इनके सीएम बनने वाले हैं। हाँ, अब वो ट्रक भर पुरावे कहाँ चले गए, वो भ्रष्टाचार के आरोप चले गए। मुझे लगता है ये सब चीजें ऑल इंडिया लेवल पर इनके खिलाफ जाएगी, लेकिन शरद पवार जी का आज के कार्यक्रम में जाना मुझे पसंद नहीं आया। और सामना ने जो कुछ लिखा, वो बात तो उन्होंने खरी खरी सुनाई, नहीं तो हमारे संजय राउत को कहते थे कि वो शरद पवार जी के ही मानस पुत्र है, लेकिन जब भी बात आती है आदमी बड़ा चोखा लिखता है, तो उन्होंने चोखा लिखा। और दीपक चौरसिया जी, आपने भी उनकी लिखी हुई लाइनें पढ़ी, लेकिन पूरा पढ़ लेते तो बहुत। अरे सर, मैं तो सबकी लिखी लाइनें पढ़ता हूँ, आधी अधूरी थोड़ी पढ़ता हूँ, पर जैसे बयान के अर्थ निकाले जाते हैं ना किशोर तिवारी जी, आप भी समझते हैं। लेकिन महबूब खान साहब, बहुत बुरा लगा, शिवसेना का दिल दुख गया, उद्धव ठाकरे गुट का दिल टूट गया है शरद पवार जी से। उद्धव ठाकरे जी का दिल नहीं टूटा है, किशोर जी का ज्यादा दिल टूटा है। ये उद्धव जी ठाकरे जब कहेंगे कि शरद पवार जी ने नहीं जाना चाहिए था, तो कल पवार साहब वो यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में साथ में ही थे, तब उन्होंने पवार साहब से बात की होती। मगर ऐसा नहीं होता है राजनीति में, किसी सामाजिक संस्था का प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम में जाते हैं, और ये महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति रही है। अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी संस्कृति नहीं फॉलो करती और वही काम अगर शरद पवार साहब करेंगे तो उनके में और हम में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो जो प्रोग्राम जिस संस्था ने पुणे में किया है, पवार साहब के माध्यम से उन्होंने मोदी जी को बुलाने का काम किया है, और उसी प्रोग्राम में पवार साहब नहीं गए तो ये पवार साहब को और पवार साहब के लेकिन महबूब खान जी, आप मुझे एक बार बताइए, अब आप कैसे कहेंगे कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को देश भेज दिया? अब कैसे कहेंगे कि मोदी जी ने देश को भेज दिया? अब कैसे कहेंगे कि यहाँ प्रजातंत्र नहीं है? अब कैसे कहेंगे कि यहाँ पर जो है नफरत की राजनीति हो रही है? अब कैसे कहेंगे कि उन्होंने नफरत की दुकान खोल रखी है? वहां तो अब मोहब्बत की दुकान लग गई भाई, पुणे में तो आज मोहब्बत की दुकान लग गई। शरद पवार जी नरेंद्र मोदी जी की पीठ सहला रहे हैं, मोदी जी अजीत पवार की सहला रहे हैं। लोग, ये आप ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार का वितरण न हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचार रैली हो, और उस प्रचार रैली में अरे सर, ये तो लिखा है उन्होंने सामना में। क्या लिखा है महबूब भाई? सामना में ये लिखा है कि लोकमान्य तिलक का परिवार भाजपाई हो गया है, ये लिखा हुआ है, लाइन लिखी है। सामना ने किसी को लिखा है वो भाजपाई है तो वो भाजपाई नहीं होता है सर। सामना ने लिखा है, सर सामना शिवसेना का मुखपत्र है। ठीक है, सामना शिवसेना का मुखपत्र है, तो शिवसेना जो बोलेगी वो सब सही मानने वालों में से हम थोड़ी ना है, या हम इतने बड़े कोई नेता नहीं है कि पवार साहब जैसे अनुभवी नेता को एक आधे प्रोग्राम में आप जाओ मत, ये कहने इतना बड़ा कोई लिखने वाला नेता नहीं है। अगर हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब हमको महाविकास आघाड़ी में किसके बारे में, हमारे अलायंस के किसी पार्टनर के बारे में कुछ बोलना नहीं है। वहां पर पवार साहब ने कुछ नरेंद्र मोदी जी की स्तुति की नहीं, या उनके पार्टी का कोई प्रचार का प्रोग्राम था उसमें पवार साहब गए नहीं। ये प्रोग्राम एक सोशल प्रोग्राम था, उसमें सभी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, पवार साहब थे। उसमें खाली आप जो वीडियो दिखा रहे हो ये मोदी जी को मिले, इसके पहले मोदी जी आने से पहले एक वीडियो है जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे, इनको भी पवार साहब मिले हैं। और पवार साहब ये राजनीति में कभी किसी से कट्टी वाली राजनीति नहीं करते हैं कि मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। लोकशाही में संवाद रहना चाहिए, बातचीत रहना चाहिए। अतुल लौंडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल लौंडे जी, क्या होगा मोहब्बत की दुकान का? एमपीएससी का
एक अतुल जी बताइए, जल्दी से बताइए, मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? सर यही नहीं मोहब्बत का ये कोई मोहब्बत की दुकान तो कल जो रेलवे में हुआ, कल देश के एक मिनट महबूब एक मिनट उस नफरत के दुकान के खिलाफ 15 अगस्त से पवार साहब महाराष्ट्र में दौरा करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान ये लोगों के सामने पवार साहब लाएंगे, इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। मोहब्बत की दुकान। अतुल लोंढे जी बताइए। देखिए दीपक भाई, कल जिस तरह की गंदी राजनीति इस देश में 2014 के बाद हो रही, उसका सबसे बड़ा नफरत का नमूना कल रेलवे में देखा। यानी 3 बोगी में, एक पेंट्री कार में और 2 अलग अलग बोगी में घुसकर मारना, तो इस नफरत के दुकान को खत्म करने के लिए कभी नहीं थी उतनी ज्यादा जरूरत मोहब्बत की दुकान खोलने की, आज है। और यही मोहब्बत की दुकान लोकमान्य तिलक जी ने लखनऊ करार करके खोली थी। तो ये हम डंके की चोट पे बता रहे आपको, और ये जरूरत है दीपक भाई, आपको भी दिल अंदर से, अभी ऊपर से हंस रहे लेकिन अंदर से तकलीफ हो रही है, हम समझते हैं उस बात को। एक अच्छा इंसान जो होता है वो सोचता है कि नहीं, अरे आप पवार साहब की बात समझ लीजिए, मेरी बात मत समझिए, उनकी समझ लीजिए काफी। अतुल भाई मेरी बात समझिए। अभी देखिए हम भगवान के सामने, बप्पा हमारे लिए बहुत बड़े भगवान है, गणपति भगवान हमारे लिए, हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े भगवान है। अब देखिए हम झुकते उनके सामने, कभी पीठ नहीं दिखाते भगवान को। ये मोदी जी की तस्वीर देखिए, थोड़ा क्लोजअप लीजिए। ये मोदी जी भगवान को पीठ दिखा के सामने दर्शन करा रहे, देखिए क्या है, अपना फोटो निकाल रहे अपना। ये कभी महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। ठीक है जी, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। क्लोजअप लीजिए, देखिए ये ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराष्ट्र में। अब ये फोटो दिखा लेता हूं, अपनी फोटो निकाल कर अपनी शाइनिंग करना, फोटो ऑफ करना, ये ठीक नहीं है, इसका निषेध करते हम। ये हमारे भगवान का अपमान है। ठीक है, अपमान कर दिया भाई प्रेम शुक्ला जी, अपमान कर दिया मोदी जी ने। हाँ, आजकल जो है नए जो हिंदू बने हैं वो हिंदुत्व की नई व्याख्याएं भी कर रहे हैं। भाई कौन सी ऐसी दिशा है जो भगवान श्री गणेश की नहीं है? विघ्नहर्ता गणेश की कौन सी दिशा? मैं आपके पीछे बोलने था अतुल जी, थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम इतनी सभ्यता का पालन करें, एक दूसरे को सुने। फोटो निकालता है सारा हिंदू, सारी दिशाएं भगवान की, ब्रह्मांड भगवान का है, सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान श्री गणेश का है, समग्र ब्रह्मांड के वो नायक है। कोई ऐसी दिशा नहीं है जो उनकी दिशा नहीं है। यही जो है सनातन परंपरा और दर्शन है। अब जो नए हिंदू बने हैं उनको सनातन परंपरा और सनातन दर्शन सूक्ष्म में सिखा पाना यह भी चुनौती है। मुद्दे की बात यह है कि आदरणीय शरद पवार जी के लोकमान्य तिलक के कार्यक्रम में शामिल होने पर शिवसेना इतनी नाराज क्यों हो गई? भाई जब शिवसेना को यही शरद पवार ने 1991 में छगन भुजबल के माध्यम से 12 विधायक तोड़ दिया था, उसके बाद भी बाला साहब ठाकरे तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में शरद पवार के साथ मंच साझा करने में संकोच नहीं करते थे। जो श्रीमान उद्धव ठाकरे के पिता, आदर्श शिवसेना के संस्थापक और शिवसेना के दैवत हैं। 1993 में मैंने बाला साहब ठाकरे का साक्षात्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि अगर कोई मराठी व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहेगा तो आप उसका समर्थन करेंगे क्या? तो जिन बाला साहब की पार्टी को साल भर पहले शरद पवार ने तोड़ा था, उनके बारे में बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर शरद पवार को मराठी मानुस होने का, प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है तो मैं महाराष्ट्र का मराठी मानुस होने के नाते उसका भी समर्थन करूंगा। और छोड़ दीजिए आप, 2005 में शिवसेना को नारायण राणे तोड़े गए और तब जो है कांग्रेस और एनसीपी साथ थे। उसके बाद सुप्रिया सुले को 2006 में सांसद बनकर राज्यसभा जाना था और जब सुप्रिया सुले ने अपना उम्मीदवारी पेश की तो बाला साहब ठाकरे ने कहा ये मेरे मित्र शरद पवार की पुत्री है, ये मेरे पुत्री के समान है। ये जब गोद में थी और मातोश्री आए थे शरद पवार साहब और रात में जब पुणे जा रहे थे तो मुझे इस बिटिया की बहुत चिंता थी, ये संसद में पहुंचेगी, ये मेरे लिए गौरव का विषय और प्रेम का विषय। और गोपीनाथ मुंडे जी से भी आग्रह किया और वहां कैंडिडेट नहीं देने दिया। तो ये कि महाराष्ट्र की ऐसी उज्जवल परंपरा जो शिवसेना प्रमुख ने डाली, आज वही शिवसेना राहुल गांधी की पिछलग्गू बनने में इतना अधिक जो है अपने विचारों को, बाला साहब के विचार उसके विचार ही नहीं। अब
ये सबसे बड़ा इसमें जो सामना का जो बाकी जो वहां शरद पवार जी की उपस्थिति, सुशील कुमार शिंदे की उपस्थिति, लोकमान्य तिलक पुरस्कार का कार्यक्रम, ये सारा महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक परंपरा है, इस देश की जो सांस्कृतिक परंपरा, आदरणीय शरद पवार को पद्म विभूषण से अलंकृत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही किया गया। नहीं, डबल बात मुझे समझ नहीं आती प्रेम शुक्ला जी, फिर नेचुरली करप्ट पार्टी क्यों बोलते हैं एनसीपी को? मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, वो एनसीपी को कहेंगे, उनके भ्रष्टाचार पर भी बोलेंगे, उनके संप्रदाय, उनके जो है तुष्टीकरण पर भी बोलेंगे, वो जब आतंकवादियों को समर्थन देंगे उस पर भी बोलेंगे, वो जब हिंदुओं को आतंकवादी कहने के झूठे केस बनाएंगे तब भी बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि शरद पवार का सामाजिक जीवन का योगदान शून्य हो गया। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के विरुद्ध ही भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। नेहरू जी की जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नीतियां थी उसी के विरुद्ध हुआ था। लेकिन जब स्वर्गीय हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रद्धांजलि के शब्द है वो भारतीय राजनीति के धरोहर हैं। तो ये हमेशा जो है भारतीय राजनीति में रहा है। लेकिन अब जो है जो अभारतीय भारतीय राजनीति में आ गया, पर चला जाएगा। जो रोम से संस्कृति आई है और राम की संस्कृति को रोम की संस्कृति वाले समझ नहीं सकते, और रोम की संस्कृति में शिवसेना का हिंदुत्व भी बह गया और किशोर तिवारी की समझ में नहीं आ रहा है। ये चिंता का विषय है। नहीं, उनको समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है। अब अतुल लोंढे जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जिस मोहब्बत की दुकान की आप बात कर रहे हैं, ये शरद पवार जी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बोल रहे, और बताइए अगली बैठक आपकी मुंबई में होनी है। मुंबई में नहीं, मैं तो आपको दावे से बताता हूं, शरद पवार जी शिव शाहू फुले आंबेडकर के विचारधारा के धरोहर है, पुरोधा है, वो कभी इस विचारधारा को छोड़ेंगे नहीं। अब शुक्ला जी ने कहा था कि ब्रह्मांड में हर जगह भगवान है, ये तो संतों ने भी कहा है। तो क्या कल मोदी जी का एक तस्वीर था जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया था, तो कर्नाटक की एक इनकी नेत्री है, उन्होंने राम भगवान को मोदी जी पहुंचा रहे मंदिर में, ये दिखाया था। अगर ब्रह्मांड में, अगर कण कण में भगवान राम है, तो क्या आप भगवान की मूर्ति पे पैर रख के खड़े हो जाओगे, या फिर भगवान से बड़े दिखाने के लिए पीठ दिखा के अपनी तस्वीर निकालोगे? ऐसा अगर हिंदुत्व आपका है तो मुझे मंजूर नहीं। सुनिए, नहीं, अभी बीच में मत बोलिए। भगवान को पीठ दिखाई नहीं जाती है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है। और पहली बात, और यही प्रेम शुक्ला जी 2014 में हाँ ठीक है, आपको हिंदू धर्म मालूम नहीं ना, क्योंकि राजनीति करते हो धर्म की। आप धर्म तो कहां पता है आपको? टीका लगाने से धर्म पता होता है ऐसा नहीं है। आजकल तो किसी भी पंडित को लाओ और पूछो जो मैं कह रहा हूं गलत है तो पूछो किसी भी पंडित को, किसी को भी पूछ के लाओ, नहीं परिभाषा और आम आदमी आपकी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस अतुल भाई, प्रेम भाई एक दिन फिर बैठेंगे, किशोर तिवारी जी अगली बार, कोई दिक्कत नहीं है। जी न्यूज़।